हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सीनियर सिटीजन हो या पेंशनर हो, कितनी इनकम के बाद आपको टैक्सेस पे करना है बजट 2026 के बाद, और उस टैक्सेस को आप कैसे सेव कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटजी को भी इस वीडियो में हम समझेंगे। नॉर्मली जिस इनकम पे टैक्स लगाया जाता है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी नॉर्मल रेट की इनकम और दूसरी होती है स्पेशल रेट की इनकम। तो नॉर्मल रेट की इनकम में आपकी पेंशन की इनकम हो सकती है जिसपे कि आपको 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। उसके बाद आपकी जो भी पेंशन इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। सेकंड होता है रेंटल इनकम। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद के या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करा के आपने रेंट पे दिया हुआ है और उससे आपको रेंटल इनकम हो रही है, तो उस पर भी आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको गवर्नमेंट देती है। और यही नहीं, उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपने यदि बैंक से लोन ले रखा और उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो उसका भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन पे जो इंटरेस्ट आपने पे किया हुआ है, उन दोनों को रेंटल इनकम से माइनस करने के बाद तो जो भी रेंटल इनकम आती है वो टैक्सेबल होती है। थर्ड है सेविंग बैंक इंटरेस्ट। आपके जितने भी बैंक्स में सेविंग अकाउंट ओपन है उस पर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, वो भी टैक्सेबल होता है। डिविडेंड की इनकम, आपने यदि किसी कंपनी के शेयर्स को बाई किया हुआ और आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड मिल रहा है, वो भी टैक्सेबल होता है। इसके बाद आपको फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला हो, या फिर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे डाल रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रही हो, या फिर पोस्ट ऑफिस का जो मंथली इनकम सेविंग प्लान होता है जिसमें कि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको हर महीने इनकम हो रही है, ठीक है, वो भी टैक्सेबल होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे फैमिली पेंशन। अब जो डिसीज्ड पर्सन है उसके फैमिली में यदि कोई भी मेंबर है, विडो है, उसको फैमिली पेंशन मिल रही है तो 25,000 रुपीज़ का मैक्सिमम यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। उसके ऊपर जो भी फैमिली पेंशन होती है वो टैक्सेबल होती है। इसके अलावा है कि यदि सीनियर सिटीजन पेंशनर्स नहीं है, वो बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं और उनको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रही है, और जो बिजनेस और प्रोफेशंस आप रन कर रहे हैं वो आप एज ए इंडिविजुअल रन कर रहे हैं। यदि आपकी कोई एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, या फिर आपकी कोई एडवोकेट फर्म है, सीए फर्म है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई कंपनी है जिसके अंडर में आप यदि ये बिजनेस और प्रोफेशन चला रहे हैं, तो उस पर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगी। सिर्फ आपकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस होनी चाहिए वो रेजिडेंट इंडिविजुअल का होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपने कोई प्रॉपर्टी लेट से कि 24 मंथ्स के अंदर आपने सेल कर दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। गोल्ड एंड सिल्वर में आपने बेचा हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। या फिर आपने डेप्ट म्यूचुअल फंड सेल किया हुआ है। अब ये जितनी भी इनकम आपकी है जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ये सब नॉर्मल रेट की इनकम है। और जो स्लैब है न्यू टैक्स रेजिम का, वो आपने देखा है कि 4 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है। 4 से 8 के बीच में इनकम है तो 5% का रेट, से 8 के 12 के बीच में है तो 10% का रेट है। लेकिन 12 लाख तक की आपकी टोटल इनकम आती है इन सारे सोर्सेस को मिला के, तो वो टैक्स फ्री हो जाती है। क्यों? आपको 87A की रिबेट मिलती है 60,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो 12 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री होगी यदि इन सोर्सेज से आपकी इनकम होगी तब। लेकिन कई बार क्या होता है कि सीनियर सिटीजन या पेंशनर्स हैं, वो इन सब सोर्सेज से तो इनकम अर्न करते ही हैं, साथ में कुछ स्पेशल रेट की भी इनकम भी हो सकती है आपकी, जिसका कि आपको टैक्सेस पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये टैक्सेस इस पे लगाए जाते हैं। तो देखिए, जो स्पेशल रेट की इनकम होती है उसका नाम ही स्पेशल है। मतलब कि ये जो 12 लाख की जो लिमिट आप देख रहे हैं वो इन स्पेशल रेट की इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि कैपिटल गेन की इनकम आपको हो गई, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A, मतलब कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया था, फिर आपने उसको बेच दिया, आपको प्रॉफिट हो गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। 12 मंथ्स के बाद आप बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में, आपने 12 मंथ्स के अंदर उसे सेल कर दिया, या फिर जो अदर एसेट्स आपने बेच रखा है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है। जैसे कि यहाँ पे रियल इस्टेट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग आपने बेच दिया 24 मंथ्स के बाद, गोल्ड एंड सिल्वर आपने सेल आउट किया हुआ है, कोई अनलिस्टेड कंपनी का शेयर है जिसको आपने बेचा हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पे है डिजिटल और स्पेकुलेटिव इनकम। डिजिटल का मतलब ये हुआ है कि अभी जो क्रिप्टो का जमाना चल रहा है, बिटकॉइन, लिथेरियम, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जिसमें कि आप निवेश करते हैं, उसको बेचते हैं, आपको कैपिटल गेन होती है। ट्रेडिंग आप करते हैं, उससे भी आपको गेन होता है, जो कि सेक्शन 115BBH में टैक्सेबल होता है। इसके बाद होता है आपको कैजुअल विनिंग्स होती है जो स्पेकुलेटिव नेचर्स का होता है, जैसे कि आपने लॉटरी खेल रखी है या क्रॉसवर्ड पजल्स आप खेलते हो, हॉर्स रेसिंग हो गई, कार्ड गेम्स हो गया, बेटिंग हो गया, एनी अदर टाइप्स ऑफ गैम्बलिंग।
जो कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हो या ऑफलाइन करते हो, आपको इससे जो भी गेन होता है वो सेक्शन 115BB में टैक्सेबल होता है। और यहाँ पे होता है सेक्शन 115BBJ ऑनलाइन गेमिंग, यदि इससे भी इनकम आपको होती है तो ये भी स्पेशल रेट की इनकम होती है। तो यहाँ पे जो भी स्पेशल रेट की इनकम आपने देखा वो इस 12 लाख में ऐड तो होगा दोस्तों, लेकिन उस पे जो टैक्सेस कैलकुलेट होंगे वो स्पेशल रेट से होंगे। अब आपको यदि कैपिटल गेन हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 12.5% के रेट से टैक्सेबल होता है, लेकिन 1,25,000 रुपीज़ के बाद, मतलब आपको LTCG जो भी हुई है शेयर या म्यूचुअल फंड को बेचने से 1,25,000 तक जो भी आपकी प्रॉफिट होगी वो माफ़ हो जाएगी। उसके ऊपर जो जाएगा वो 12.5% के रेट से टैक्सेबल होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी 20% के रेट से टैक्सेबल होगी। जो अदर एसेट्स है वो 12.5% के रेट से टैक्सेबल होगा। इसके बाद जो डिजिटल या फिर स्पेकुलेटिव नेचर के जो इनकम है ये दोस्तों फ्लैट 30% के रेट से टैक्सेबल होते हैं। तो फिर यहाँ पे सीनियर सिटीजन या पेंशनर्स यदि कैपिटल गेन की इनकम हो रखी है या फिर स्पेकुलेटिव नेचर्स की इनकम हो रखी है तो फिर वो टैक्सेस को कैसे बचाएंगे। तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन आपकी हो रखी है इसमें आप एक स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, वो होती है टैक्स हार्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि आपको मान लो कोई शेयर्स में लॉस हो रहा है, आप उसको इमीडिएटली सेल कर दो। मार्च 31, 2026 तक लास्ट डेट है, आप उसको सेल करके आप लॉस बुक कर लो। जो आपकी प्रॉफिट हो रही है दूसरे शेयर में वो लॉस आपके उस प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगी, जिसमें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को जो कि आपको 12 मंथ्स के अंदर बेचने से हुई है उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपकी हुई है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप टैक्सेस को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अभी टैक्स हार्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद भी यदि आपकी कैपिटल गेन बच जाती है तो उस केस में आपके पास दो सेक्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है सेक्शन 54F और सेकेंड होता है सेक्शन 54EC। सेक्शन 54F में क्या हुआ कि आपको ये जो भी गेन यहाँ पे हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ दोस्तों यहाँ पे बात किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं की जा रही। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रही है यदि आप उसको किसी भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका जो भी गेन होगा उस पर 12.5% के रेट से टैक्सेस नहीं लगेंगे, आपके टैक्सेस टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सेक्शन 54F की कंडीशंस को आपको फॉलो करना होगा। वैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करके यदि आप बॉन्ड खरीद लेते हैं तो भी आपको सेक्शन 54EC में एग्जेम्पशंस मिल जाता है। और इसके अलावा जिसपे 30% का रेट एप्लीकेबल है इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलती है। यदि आपकी इन सब सोर्सेज से इनकम हो रखी है तो आपको 30% फ्लैट यहाँ पे टैक्सेस पे करना होता है। इनफैक्ट इस पे आपके 30% के रेट से TDS भी डिडक्ट हो जाता है, तो उस केस में आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक और टैक्सेस होता है, वो होता है पेनल टैक्स इंटरेस्ट। पेनल टैक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे हैं या फिर आपने ITR फाइल कर दिया और उसमें आप नील के रेट से ITR आप फाइल करते चले आ रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन आपकी हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन्स आपके AIS TIS में रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा की करा रखी है, शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स में आपके 10 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉपर्टी आपने 30 लाख से ज़्यादा की बाई कर रखी है, क्रेडिट कार्ड में आपने 10 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंसेस किया हुआ है और आपने 1 लाख रुपए कैश में पे किया, रिमेनिंग जो है आप किसी अदर मोड से पे किए हुए हैं। और फॉरेन एसेट्स की बात करें तो आपकी कई सारी कंट्रीज में प्रॉपर्टी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है या फिर कोई भी शेयर्स या कंपनी के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जिसमें कि आपका एक्सपोजर है। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं दोस्तों ये आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट किए जाते हैं और आपके AIS TIS में देखते हैं। ऐसे केस में आपकी ITR स्क्रूटनी में जब सेलेक्ट की जाती है तो उस केस में आपके इन सारे इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है। यदि आप उसको अनएक्सप्लेन्ड कर देते हैं, मतलब आप उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं, तो ये आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानी जा सकती है। और ऐसे केस में सेक्शन 115BB के अकॉर्डिंग 78% तक के स्पेशल रेट के टैक्सेस इन इनकम पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। इवन कि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लेकिन ये इनकम मान लिया जाता है यदि आपने इसकी कोई प्रूफ सबमिट नहीं करी। तो सीनियर सिटीजन या पेंशनर्स स्पेशल रेट और नॉर्मल रेट की इनकम क्या होती है, कैसे इस पे टैक्सेस लगते हैं, कैसे आप बचा सकते हैं, आपको होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर दूसरों को भी कर सकते हैं ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।